नमस्कार। आज प्रारंभ के मंच पे जो है सभी को मैं स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं पुष्कर अवस्थी इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूं पहली बार। और मेरे साथ में आज जो है हमारे पुराने साथी रंजय त्रिपाठी जी हैं, जो प्रारंभ के मंच पे कई बार आ चुके हैं। और इनका एक तकनीकी नजरिया होता है जिस पे वो बहस करते हैं। और लेकिन उसके अलावा जो है, क्योंकि हमारे रंजय जी जो है इंजीनियर है पेशे से, एंटरप्रेन्योर भी है, मेक इन इंडिया में जो है योगदान दे रहे हैं। और घुमक्कड़ी भी है। घुमक्कड़ी ये अपने कार्य के उद्देश्य से है। विभिन्न भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में और जो उनकी लैब्स होती है वहां जाना, न्यूक्लियर लैब जो होती है वहां पे जाकर जो है ये काम करते हैं। इस वजह से इनका, और हम जब भी जाते हैं तो हमारे त्रिपाठी जी जो है जबरदस्त सनातनी है, तो अपने मतलब के लोगों को ढूंढ लेते हैं। और जब भी जाते हैं तो अ, उस धरती की राजनीति से जो है अपने को बिल्कुल ही अगले नहीं कर पाते हैं। और साथ में यदि मैंने इतने वर्षों में देखा रंजय को, कि रंजय का जिस जगह जाते हैं वहां कोई ना कोई संपर्क सूत्र जो है, भले ऐसी जगह से जहां पर कि अभी सनातन की राजनीतिक शक्ति भले ही उतनी ज्यादा जो है सीट में कन्वर्ट ना कर पा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां भी इनके संपर्क बराबर रहता है। तो अभी रंजय जो है नॉर्थ ईस्ट से लौटे हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो है भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, 8 राज्य हैं जहाँ पे, जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम। तो मैंने सोचा कि जो है आज नवरात्रि, अच्छा साथ साथ रामनवमी, तो पहले दर्शकों को मैं रामनवमी की और रंजय आपको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इस शुभ अवसर पे जो है क्यों ना हम जो है नॉर्थ ईस्ट पे आज बात करें। और वो जो है वहाँ रंजय जो है वहां से नॉर्थ ईस्ट की भूमि से जो है क्या क्या सूचना लेके आए हैं और क्या स्पंदन इन्होंने राजनीति महसूस किया है, उसी से बात करते हैं। तो चलिए वार्ता का क्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ भाई रंजय, जरा बताएं, अभी आप गए थे तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या महसूस किया, और कुछ स्पेसिफिक चीज हो। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि हम आसाम को अलग कर लेते हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहीं पे है। और क्योंकि 2025 शायद लोकसभा सीटें वहां पे है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अ, और आसाम सबसे बड़ा वर्ग है, तो आसाम को छोड़ देते। इसके अलावा हम उस पर आते हैं, अन्य जो छोटे राज्य जहाँ किसी जगह जो है एक लोकसभा सीट है, कहीं दो है। और 2000, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2019 में 25 सीटों में दो 19 सीटें जो है एनडीए ने जीती। तो इसी पे जो है आज 2024 में जिस तरीके से कोलाहल जो है पूरे भारत में दिख रहा है, क्या नॉर्थ ईस्ट भी उस कोलाहल को महसूस कर रहा है? और आपका क्या प्रथम दृष्टा, क्या आपका आकलन है नॉर्थ ईस्ट को? जी रंजय। आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे दादा आपने इंट्रोडक्शन किया तो आपको मालूम है कि भारत में तो मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। तो आपको मालूम है कि क्या वो उत्तर हो, क्या दक्षिण हो, क्या पूरा वो, अचानक से कई बार हम लोगों की फोन में बात होती है, आप कहते हैं कहाँ हो, तो हम बोलते हैं हम तो त्रिशूर में हैं, हम कुन्नूर में है, या कभी हम गुवाहाटी में है। तो इस तरह से हमारा तो मतलब पिछले 27 साल में भारत में तो कुछ बचा नहीं है जहाँ पे गए नहीं हो। और उसका फायदा ये होता है, और मेरे व्यवसाय का फायदा ये है कि मैं हर जगह के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इन सब जगह के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। उसकी वजह से आपको पता है कि एक अच्छा खासा यूथ के साथ में जो है एक इंटेलेक्ट लेवल जो कि फैकल्टी के रूप में भी हो सकता है या ऑफिशियल के रूप में हो सकता है, या फिर जब इन जगहों पे आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बाहर भी निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, चाय के खोमचे में बात करेंगे, पान वाले से बात करेंगे, रेस्टोरेंट में लोगों से मिलेंगे। तो ऐसे करके मतलब काफी आपको जो है उसके वहां के बारे में पता भी लग जाता है। और इस और क्योंकि 27-28 साल से जा रहे हैं तो मतलब पहचान तो इतनी हो गई है लोगों से कि कोई भी जगह मतलब अगर कोई न्यूज़ चैनल वगैरह हमें चाहे तो हर जगह की इंफॉर्मेशन के लिए हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन तो लोगों से और कॉन्टेक्ट कनेक्ट रहता ही है।
तो हम अभी कुछ दिन थे, मतलब पिछले काफी समय से तो मैं आ ही जा रहा हूँ। तो इधर अभी हम कल आज ही मतलब लौटे हैं असम से। तो थोड़ा वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और क्योंकि मैं आपका दीमापुर से आगे जो है उतर करके और आगे हम आरजीपीयू भी जाते हैं, और हम त्रिपुरा सिलचर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा आइडिया है। और क्योंकि वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के मिलते रहते हैं भाई, आपको गुवाहाटी में जगह हर अदर 7 सिस्टर्स के बहुत लोग मिल जाएंगे। आप डिब्रूगढ़ हाँ, चले जाएंगे तो आपको नागालैंड साइड के लोग ज्यादा मिल जाएंगे। आप सिलचर की तरफ चले जाएंगे तो आपको जो है आपके त्रिपुरा वगैरह और इन सब से कनेक्ट बढ़ जाता है, तो लोग मिलते हैं तो बात होती है। तो उसके हिसाब से मेरी जो राय है वो यही है कि अगर अभी हम लोग असम में 14 सीटें हैं, तो असम की अगर हम 14 सीटों को अलग कर देते हैं तो जो 25 सीटें हैं टोटल नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और सिक्किम को मिला लें तो 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 जो हैं वो अकेले आप असम में हैं, तो और बाकी जी की जो बिल्कुल। 11 सीटें हैं वो अन्य राज्यों में हैं। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो रिजल्ट पिछली बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में आया था, वही रिजल्ट मैं इन जगहों से देख रहा हूं, लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। शायद उसमें 1 या 2 सीट बढ़ जाए इन टोटालिटी। जैसे पिछली बार 19-6 हाँ था स्कोर, इस बार का स्कोर 21-4 भी हो सकता है, 20-5 भी हो सकता है। एक बढ़ेगी ही, घटने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब हम लोग दूर रहते हैं, लखनऊ में है, दिल्ली में है या कहीं और है, तो बहुत ज्यादा उधर के बारे में पता नहीं रहता है। तो मेन चीज ये है कि आपको मालूम होगा कि जो रेलवे का जो विस्तारीकरण हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जगहों पे जो जो रेल पहुंची है भारत की, उससे लोगों को जी बड़ी खुशी है, बहुत आनंद है। प्लस जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में तैयार हुआ है, हमको याद है कि हम मतलब डिफरेंस, मतलब कई बार सोचते हैं कि जब हम लोग कभी गुवाहाटी उतरते थे, तो अगर गुवाहाटी से हमको जोरहाट जाना होता था या हमको सिलचर जाना है, तो हम लोग प्लान करते थे रात को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे शाम की कोई बस पकड़े तो जाएं। और सिलचर की 10 घंटे, 11 घंटे या 12 घंटे की बाई रोड जर्नी हुआ करती थी। उसी तरह से जोरहट की भी 8 से 10 घंटे की, मतलब आप ये फुल नाइट, आप मान के चलिए फुल नाइट बस जर्नी से आप लोग ये असम के इन पार्ट्स में जाया करते थे। उसी तरह से अगर गुवाहाटी से शिलोंग जाना है तो 6 घंटे तक लग सकते थे। अब मामला ऐसा है कि कब आपका गुवाहाटी छोड़ करके कब आप मेघालय में घुसे, और मेघालय में घुस के आप कब शिलोंग पहुंच गए पता ही नहीं लगता। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा वो 4 लेन एक्सप्रेस वे और चारों तरफ हरियाली रास्ता खोलते, कब आप अचानक से शिलोंग घुस गए और कब अचानक से आप शिलोंग को पार करते हुए चिरापूंजी और वगैरह चले जाते हैं, वो पता ही नहीं लगता, इतना बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तो यह है कि लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने वो चीज देखा है जो चीज की लगभग 2016-17 के पहले ये लोग ये इमेजिन भी नहीं करते थे। मतलब आप त्रिपुरा से ट्रेन पकड़िए और त्रिपुरा से ट्रेन पकड़ करके आप सीधा जो है गुवाहाटी आ जाइए बाई ट्रेन। बाई रोड कभी आपको जाना पड़ता था, आप त्रिपुरा जा रहे हैं तो गुवाहाटी, बाई दिल्ली से मान लीजिए जा रहा है वहां का नॉर्थ ईस्ट का आदमी, वो गुवाहाटी आता था, गुवाहाटी से किसी से सिलचर आता था, सिलचर से फिर कुछ बदल करके आगे जाता था, फिर वहां से त्रिपुरा। मतलब एक, मतलब हमको याद है कि कई बार हम उस जमाने में लोगों से मिलते थे, हम सोचते थे यार 72 घंटे 80 घंटे की जर्नी ये कैसे कर रहा है लगातार। तो ये हालत हुआ करती थी। अब तो दिल्ली से सीधे आइए गुवाहाटी, गुवाहाटी में से सीधे ट्रेन पकड़िए और ट्रेन ही ले जाती है आपको, मतलब बस की जरूरत नहीं है। ट्रेन अगरतला, ट्रेन सिलचर, ट्रेन मणिपुर, ट्रेन मिजोरम, ट्रेन आप सोचिए अरुणाचल। एक तो ट्रेन आने से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। मैं नागालैंड में जाया करता था उस जमाने में, जब लोग कहते थे नागालैंड मत जाओ, शाम को 6 बजे निकलोगे तो लोग मार देंगे, मार के खा जाएंगे, बिल्ली खाता है सब, कुत्ता खाता है सब। तो मैंने तो नहीं देखा लोगों को मार के खाते हुए, ना ही मैंने किसी को वहां पे बिल्ली कुत्ता खाते देखा। एक अलग फूड हैबिट हो सकती है, दे दैट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लाइक्स पोर्क।
तो एक अलग वो चीजें हो सकती है, बट मैंने ऐसा नहीं देखा कि लोग आपके ऊपर में आपको देखते हमला कर दें, ये कर दें। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मतलब मैं सन 1994 1994 से नॉर्थ ईस्ट का मेरा इतना लगातार मेरी जर्नी रही है। तो खैर अब आते हैं वापिस इस पे। तो जो हम लोग जो जो लोगों ने जो देखा है उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि जो असम को छोड़ करके जो मोर और लेस जो रिजल्ट था वही था। जैसे त्रिपुरा में दो हैं, त्रिपुरा ईस्ट और त्रिपुरा वेस्ट। तो वहां पे आप एक सीट पे जो है बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को ही लड़ा दिया है एक सीट पे, वही वहां पे कैंडिडेट हाँ। हैं। और दूसरे पे जो है विनिंग कैंडिडेट है। तो त्रिपुरा तो आप दोनों सीट में जो है एक ह्यूज मार्जिन से वो जो है वो बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो त्रिपुरा में मुझे मतलब जो मुझे वहाँ के यूनिवर्सिटी से कुछ लोग मुझे मिले और मेरी डिस्कशन हो रही थी, बात हो रही थी। तो हालांकि उसमें जरूरी नहीं कि जब आप एक विश्वविद्यालय जाते हो तो आपको सारे आपके ही विचारधारा वाले लोग मिलते हैं। हमारे बहुत अपोजिट विचारधारा वाले लोग भी हैं, जो कम्युनिस्ट गिरोह के भी हैं। उनका भी मानना है कि हम लड़ तो रहे हैं, बट जो है वो अराउंड 30 और 60 का अंतर है। मतलब अगर टोटल वोट में से 30% मान लीजिए अगर कम्युनिस्ट पाती, तो 60% बीजेपी पाने जा रही है। और एक सीट पे शायद कुछ कांग्रेस फाइट देगी, बट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आपस में कांग्रेस और सीपीआई जो है, जो विप्लव देव की अलग वाली सीट है, हो सकता है। बट उसमें वन और दोनों सीट पे वन का कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये है। और अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी दो सीट है। पिछली बार मणिपुर पे हम लोगों ने वीडियो किया है, संदीप के साथ किया था, अवनीश जी के भी साथ किया था। मैंने पूरी भौगोलिक स्थिति बताई है वहां की। वहां पे ईस्ट वेस्ट नहीं होता, एक होता है मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर। आउटर। हाँ, तो मणिपुर इनर जो है वो जनरल है, मणिपुर आउटर है वो जो है वो रिजर्व है ना। एसटी रिजर्व रिजर्व सीट है, शेड्यूल ट्राइब। तो हाँ। पिछली बार भी वही 1-1 का रेशियो था, मुझे भी इस बार भी वही 1-1 का ही लग रहा है। क्योंकि जो इनर है वो मोस्टली मैतेई समुदाय वाले हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, और जिनकी जो ये कुकी समुदाय से बहुत लड़ाई चल रही है काफी समय से। और कुकी वो समुदाय है जो कन्वर्ट हो चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है। और मोस्टली उनका व्यवसाय जो है वो दैट इज ओपियम तस्करी है, जंगल के संसाधनों की तस्करी, जो म्यांमार, और वो चाइना बैकिंग है उनको। तो वो आउटर में जो आउटर का पॉपुलेशन भी कम है कंपेयर टू इनर। इनर का एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। आउटर के एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। जंगल में लोग रहने वाले वो लोग हैं जो कुकी समुदाय के मैथिली हैं। तो जो हालांकि मेरी मणिपुर के लिए से इस बार किसी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं 20 दिन पहले यहाँ पास में ही हम लोगों के आईआईटी कानपुर में ही कुछ स्टूडेंट्स हैं मणिपुर के, और दिल्ली में भी हैं। पिछले 1 महीने में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। तो उनका भी यही मानना था, उनका भी यही फीडबैक है कि जो पिछली बार 1-1 था वही था। जो जो आउटर है वो असंभव है जीतना एनडीए के लिए या भाजपा के लिए। तो मणिपुर का इनर जो है वो तो एनडीए को आ रहा है, तो वो जो पिछली बार था वो वही आएगा। वही है। ये बताइए हमको, आपकी जो बात से जो समझ में बात आई कि निसंदेह जो है 2016-17 के बाद जो मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया और बड़ा ही मैसिव स्तर पे किया, और उसको मैं वो कहूंगा कि बड़ा फोकस रहे कि नॉर्थ पहले कहते हैं मिशन मोड में जाकर जो है जल्दी से जल्दी जितना काम करा सकते हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, यहाँ तक कि रेलवे का मामला, और उसमें वो सफल होते हुए दिखे भी। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे रंजन कि शेष भारत से थोड़ा अलग होके नॉर्थ ईस्ट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसका बेनिफिट जो है एनडीए की सरकार को मिल रहा है, या इस गुड गवर्नेंस और राम लला लला की जो प्रतिष्ठा हुई उसका जो असर वो भी आपको वहां देखने को मिल रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आपको बताते हैं कि भाई ये तो सभी एक असम ही हुआ करता था ना।
ये तो पूरा एक से अलग होकर के ही मिजोरम बना और मणिपुर बने और सब अलग अलग राज्य बने। मेन देखिए क्या होता है, अगर इतिहास में जाते हैं तो बहुत रूखा सा जो एक जो व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार था कांग्रेसी सरकारों का। जो सेंटर में कांग्रेसी सरकार रही है, सेंट्रल सरकारों का जो है बहुत रूखा व्यवहार रहा है। आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अगरतला की, गुवाहाटी की, दीमापुर की, या आप कि आप फ्लाइट्स लेकर के जा सकते थे। लेकिन अगर आप उस नॉर्थ ईस्ट के हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आप त्रिपुरा से हैं, तो आप भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो त्रिपुरा जो है पूरा घूम करके नीचे बांग्लादेश बॉर्डर से मिलता है। अगर आप वहां कहीं रहते हैं और आप भारत के मेन कनेक्शन से आपको आना है, तो लगभग आने के लिए, गुवाहाटी आने के लिए, या नियरेस्ट मान लीजिए आपके पास और भी पैसे हैं, आपको नियरेस्ट आना है, अगरतला ही आना है, आपको अगरतला से फ्लाइट लेनी है, तो भी आपको 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे वहां से अगरतला ही आने में, दूर से त्रिपुरा के दूर थोड़े इलाकों से। और अगर कहीं आपने आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और आपको कमाने के लिए और करने के लिए आपको जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आप सोचिए कि पूरा का पूरा आपको क्रॉस करते हुए और फिर घूमते हुए आवासम में घुसते थे और गुवाहाटी आते थे। क्योंकि गुवाहाटी एक ऐसी जगह है जहां से आपको मुंबई की, हैदराबाद की, चेन्नई की, बैंगलोर की, दिल्ली की ट्रेनें मिलती थी और कहीं से नहीं मिलती थी। तो और वो भी आपकी सिंगल रोड, उधर से आना उधर से जाना। असम में घुस जाते हैं तो कई समय तक, तो आपको कई वर्षों तक वहां पे तो बोडो उग्रवाद रहा अलग अलग जगहों पे। आप अगर किसी और जगह से आ रहे हैं तो मिजो आपसे नाराज है, नागा आपसे नाराज है, मणिपुर की हालत है। मतलब एक रिस्की, लाइफ रिस्क जर्नी हुआ करती थी। टाइम तो जो होता था वो होता ही था, लाइफ और टाइम से भी जो बचे तो वो आपकी जो थकान होती थी ना, मतलब आप त्रिपुरा से आपको गुवाहाटी आना है, आप मान के चलिए कि 25-30 घंटे से 40 घंटे आप डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन आपने पहले तो वहां गुजार दिए। फिर उसके बाद में आप आते थे वो मतलब अवध असम, या वो ऐसी ट्रेनें आप पकड़ के 40-40 घंटे ट्रेवल करके दिल्ली आते थे। 70 घंटे 80 घंटे की जर्नी सोचिए उस जमाने में लोग क्या किया करते थे। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रोड ठीक है, मतलब रोड आपने अच्छी बना दी, इट्स वेरी गुड, लोगों को अच्छा भी लगता है। जहां टूटे फूटे सिंगल रोड की जगह पे आपने 4 लेन बना दिए, ऑब्वियसली लोगों को अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट आपने बना लिए तो ऑब्वियसली जो पहले एयर से गुवाहाटी आता था वो अब एयर से अगरतला और सिलचर भी चला जाएगा। लेकिन मेन चीज है जो है रेलवे कनेक्टिविटी, उससे लोगों में बहुत खुशी है। क्योंकि ट्रेन में आप जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन की यात्रा, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस टाइप के लोग हैं, तो आप ट्रेन की यात्रा आपके लिए न सिर्फ सुखदाई होती है, ट्रेन चलेगी, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं, शरीर को आराम दे सकते हैं, रास्ते में खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। तो इट इज, ट्रेन की जर्नी एक एक बहुत आनंददायी जर्नी होती है, सुरक्षित जर्नी होती है। तो सबसे बड़ा जो है वो ट्रेन का जाना, गुवाहाटी से लेकर के सिलचर का लाइन का डबल लेन हो जाना, जोरहट लाइन का डबल लेन, दीमापुर लाइन का डबल लेन हो जाना, ठीक है, और बड़ी तेजी से उस पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना, लोग अपनी आंख से देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। भाई दिल्ली का आदमी या लखनऊ का आदमी या बंबई का आदमी अगर बैठ के कहे कि वहां पे बहुत काम हो गया, लेकिन जो वहां का व्यक्ति जो उसको फील करता है वो ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ में जो जो वहां पे एक और भी तरीका आया है, आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्ट खेल के मामले बहुत आगे रहा है। हाँ पिछले बिल्कुल। दिनों पिछले दिनों उत्तर उत्तर भारत में इतने ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स कराए गए, बॉक्सिंग के, ट्रैक फील्ड के, फुटबॉल के, इन सब के, कि लोगों का जो, जैसे मान लीजिए कि अभी पीछे कुछ मतलब मैं जाता हूं तो जैसे गुवाहाटी, अगर हम गुवाहाटी लैंड कर रहे हैं तो मुझे अक्सर कुछ ना कुछ जो है गुवाहाटी में कोई ना कोई इवेंट दिखता ही है। अब कोई ना कोई इवेंट चल रहा है, मतलब मैं 2 महीने बाद जाऊंगा कोई इवेंट चल रहा है, फिर जा रहा हूं कोई एक इवेंट चल रहा है। तो इवेंट चलने से क्या होता है कि जो वहां पे जो ओला चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, लोकल टैक्सी चला रहे हैं,
होटल है, खाना पीना, ये सबके में उछाल आता है, सब में उछाल आता है। तो वो लोगों की जिंदगी को इफेक्ट पड़ता है, लोग देखते हैं, लोगों को मालूम होता है। प्लस जो हमारी जो बेनिफिशियरी जो बेनिफिशियर्स हैं, जो सेंट्रल सरकार के, उसके उसके लाभार्थी तो उधर भी है ना, बहुत ज्यादा लाभार्थी है उधर, तो वो बिल्कुल। एक ग्रुप है। तो ये सारी, और जाहिर सी बात है कि जब इंसर्जेंसी हुआ करती थी तो किस तरह से कांग्रेस सरकार ने हैंडल किया खुद, मतलब मैं तो लोगों को ये जागरूक करता हूं, बताता हूं कि भैया पाकिस्तान ने तो बाद में जो है ये अपने अपने इलाकों में एयर बॉम्बिंग किया है। भारत में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ये बहुत पहले कर चुका है, पाकिस्तान बहुत से पहले पहले कर कर चुका चुका है कि मिजोरम अपने में। ही लोगों के ऊपर में बम गिरवाए हैं, अपने ही एयरफोर्स से बम गिरवाए हैं। और जब एयरफोर्स मना कर देती है तो अपने ही दो दो पायलट को वहां भेज के बाद में उनको मंत्री और क्या क्या बनाती है, कहां कहां तक ऊपर पहुंचाती है। ऐसे लोगों को कांग्रेस ने किया। तो इन सब चीजों को लेकर के लोगों के अंदर में एक्चुअली मैं जाता था, लोग डिसअपॉइंटेड थे। आप सोचिए कि आप मान लीजिए नागालैंड में है, यू आर अ लैंड लॉक्ड प्लेस। मान लीजिए कि वो नागा इंसर्जेंसी थे, हमको देश से अलग होना है, मिजोरम भी कहते थे हमको भी देश से अलग होना है, मणिपुरिया भी बोलते थे हमको अलग होना है। लेकिन वो अलग होने के बाद भी उनकी सिचुएशन क्या होती थी, दे वर लैंड लॉक्ड, न सी है न समुद्र है, आना जाना कनेक्टिविटी या तो इंडिया से करना है, चाइना से करना है, बर्मा से करना है, परेशानियां उनकी जिंदगी में दूर होती नहीं। वो बहुत ही ज्यादा मॉरली, मेंटली, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब लोग थे। तो वो लोगों को जो अचानक से जब 2014 के बाद जब 15 से एक्टिविटीज चालू हुई, 16-17 से रिजल्ट्स आने चालू हुए, तब लोगों को लगता है कि सॉरी, अब आप उस एरिया में जाएंगे तो मुझे तो इंसर्जेंसी नाम की कोई चीज नजर आती है। अगर आप मणिपुर का अगर आप ये कुकी मैती समुदाय में और ये स्मगलर लड़ाई छोड़ दें, तो नॉर्थ ईस्ट इज साइलेंट, मतलब दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी गुड विद इट। तो ये जो योजनाएं, ये चीजें इफेक्ट करती है लोगों की लाइफ में। और बाकी जो हमारे जो त्रिपुरा और मणिपुर में और अन्य जगहों पे जो सनाती हैं, मैंने तो आज तक पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा सनातनी नहीं देखा जो राम मंदिर से खुश ना हो। असम का तो खैर भावी बली है लोग, तो उसमें तो जाहिर सी बात है राम मंदिर एक फैक्टर है ही। नॉर्थ ईस्ट में राम मंदिर के फैक्टर एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है, वो जो लोगों की जिंदगी में जो पिछले 10 सालों में जो बदलाव आई है, लोगों ने देखा बदलाव है। देखिए रंजन जी, आपकी बात से मुझे एक चीज मुझे समझ में आई कि जिस तरीके से धारा 370 को हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का सही मायने में भारत में एमलगमेशन हुआ, जुड़ाव हुआ, पूरी तरह भारतीय बना, तो मुझे लगता है कि वही कुछ जो है आसाम को छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ कि जब से जो है मोदी सरकार ने 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सड़क, ट्रेन, इसके माध्यम से जब उनको जोड़ा है, तो मैं तो सही मायने में आज जो है भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा जो है वाकई भारत से एमलगमेट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी वो बात है। और ये एक दुखद बात भी है कि 47 को हम लोग आजाद हुए और इतने दशकों तक जो है हमने जो है मतलब खुद जो है भारतीयों के लिए जो है पूर्वोत्तर के वो हिस्से जो एक अनजान हिस्से ही रहे एक दशकों तक। ये तो जितनी बात हम पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट को लेके हो रही है या उसके बारे में हम जान पाए, और जिस तरीके से इतने ही कम समय में पूर्वोत्तर के हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा, जो है 2014 से पहले जो है बिल्कुल ही नहीं था। और एक दिन ओवरनाइट कह सकते हैं आप कि उसने वो पॉलिटिकल स्पेस को कर लिया। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2019 के ही तरीके से जो है उनकी पुनरावृत्ति होते हुए 2024 में भी जो है 19 से मिनिमम 19 और 19 से 1-2 सीटें और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ला सकती। तो इस और उस चीज में जो भी आएगी उसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा या केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ के जो लोग हैं पूर्वोत्तर राज्य में जो भारतीय रह रहे हैं, जो सुविधाहीन थे, जिन्हें कोई सुविधा नहीं थी, जिनको सहायता नहीं थी, उनको जो है कहना चाहिए उनका जनजीवन सुगम किया। उनको मैं कहता हूँ व्यापार
व्यक्तिगत रूप से भी जो है, आर्थिक रूप से भी जो है उसे सुदृढ़ होने का मौका मिला। और दूसरी बात है कि जो उनके यहाँ कुछ जो है, जिस तरह हम लोगों का संशय उस भाग के लोगों में रहने को लेके था, मैं अपने एक बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो दिल्ली में जो बैठे हुए लोग जो है, इनको जो या सामान्य भारत का जो दूर का है वो दूर हुआ, और जो वहां से उनका भी दूर हुआ, क्योंकि वो अब आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के और बहुत कम समय में कि एक ऐसी राजनीतिक दल, एक ऐसी वैचारिक प्रतिबद्धता वाला सरकार, वो अपने कमिटमेंट से, अपने जो है दूरदर्शिता और प्रत्येक भारतीय या दूर सुदूर में बैठे हुए भारतीय को भी वही अवसर प्रदान करना जो दिल्ली और दिल्ली के बगल में बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है, उसका जो प्रयास किया, उसी का ही परिणाम मुझे जो है लोकसभा के 2024 के परिणामों में परिलक्षित होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय जी, तुमने जो बातें बताई हैं, मैं सुनता ही रहता हूँ जब तुमसे बात होती है, लेकिन आज भारत के इस मंच पे जो है हम दोनों बैठे हुए, उससे मुझे पूरी आशा है कि दर्शकों को जो है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जो है और ज्यादा जानकारी मिली होगी, और 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या उसके द्वारा लीड की जा रही एनडीए का जो होने वाला है चुनावी परिणाम, उसका जो है झलक उनको अवश्य दिखेगी। इसी के साथ जो है दर्शकों को मैं कहूंगा कि जो है ये आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रंजय जी, मैं आपको जो है दर्शकों के साथ जो है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और राम राम दर्शक। नमस्कार, जय हिंद, राम।